हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का क्लास पढ़ाना। ठीक, जो बच्चे कहीं पर मतलब कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके लिए ये रहेगा कि वो ऑनलाइन कोचिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे वीडियोज़ को बढ़िया से देखिएगा और मैं आज से शुरू करता हूँ। पहला चैप्टर जो है आपका वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। मतलब कि जो वास्तविक संख्या होती है रियलिटी में देखा जाए तो वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिला करके जो संख्या बनती है वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। मिला करके मतलब कहने का है समूह। सारी की सारी परिमेय संख्याएं और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आपको पता होगा, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया होगा कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हों, जहाँ पर p और q दोनों क्या हों? पूर्णांक हों, और क्या हों? q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ये तीन कंडीशन आपको दिया गया है, तो वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q बराबर 0 के ना हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, और वहीं अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं हम जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपको संख्या बताई होगी, क्लास 9th में बताई गई है कि जो संख्याएं कुछ इस तरीके से हों, यानी जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे √2, √3, ठीक है, √5, ऐसे वर्गमूल निकलेगा, लेकिन ये दशमलव में इसके आंसर आएंगे। ठीक है, इसलिए हम इनको जो है अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपको बताया गया होगा कि जो एक 1.0, फिर 1, फिर 00, 1, 000, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1, डॉट 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 डॉट, ऐसे कंडीशन में मतलब हमको कोई वो जो एक संख्या होता था, जैसे 0.3333, इसको हम क्या लिख सकते थे? 0.3 पे बार लिख सकते थे। ठीक है, ये इस जैसे सिचुएशन यहाँ पर कोई क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये जो सिचुएशन थी ये वाली इस क्वेश्चन में भी लागू हो जाती तो ये क्या हो जाता? ये आपका परिमेय हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपीट वाली संख्या नहीं आ रही है। यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 001 आ गया, फिर 0001 हो गया, ये 4 टाइम्स 01 हो गया। मतलब ये कहने का है कि ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई भी प्रकार का मतलब रिपीट वाला संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम ये बार वाला साइन नहीं लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब था कि वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या कह सकते हैं? समूह कह सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो मैंने बताया आपको कि p/q के रूप में जब किसी संख्या को व्यक्त किया जाता है, और जहाँ पर किया जाता नहीं, किया जा सके, किसी भी संख्या को किया जा सके, और जहाँ पर p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, q 0 के बराबर ना हो। ठीक, ये तीन कंडीशन जहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है, वो सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। और जो दूसरा वाला संख्या था अपरिमेय संख्या, इसमें आपको एग्जाम्पल बताया गया √2, √3, √5, √7, √8, ठीक, √11, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कुछ और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो 1.01, 000, फिर 1, 0001, फिर ऐसे 4 टाइम्स 0। और अगर एग्जांपल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 2.1, 5, 115, 1115, 4 टाइम 1, 5, ऐसे डॉट डॉट आप बढ़ाते चल सकते हो। मतलब कहने का है कि आप ये रिपीट वाली संख्या ना बनाए, बाकी कुछ भी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
लास्ट में ये जो डॉट डॉट मैंने लगाया ये लगाना कंपलसरी है। अगर आप ये डॉट डॉट नहीं लगाते हो तो ये मान के चलो कि वो एक शांत संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या? शांत दशमलव संख्या बन जाएगा। और डॉट डॉट लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा। कौन सा? अशांत दशमलव संख्या मानी जाएगी इसको। और अशांत जो होता है इसका मतलब यही होता है भाई, ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अशांत को? अशांत को रिप्रेजेंट हम डॉट डॉट लगा के करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी इस चैप्टर में नए सिलेबस के हिसाब से हमको सीखना है अभाज्य गुणनखंड। क्या सीखना है? अभाज्य गुणनखंड सीखना है। ठीक है, अब जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो आप लोग पहले से सीखे हो। जैसे अभी मैंने कहा कि 32 का करना हो तो कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे इसको 16 टाइम में, फिर 2 से काटेंगे 8 टाइम में, फिर 2 से काटेंगे 4 टाइम में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1। ये आपको बहुत पहले से सिखाया गया है। जब आपने ये वाला जो गुणनखंड पढ़ा है अभी तक, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और दूसरा वाला जो गुणनखंड अब सीखना है आपको, उसका नाम है वृक्ष गुणनखंड। क्या नाम है? वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड वो भी सेम टू सेम इसी के तरीके से होता है, अभाज्य गुणनखंड के ही तरीके से। लेकिन देखो उसको कैसे लगाएंगे। जैसे अभी ये 32 का मैंने लगाया, इधर किया। अभी 32 का मैं फिर से कर रहा हूँ इधर। ठीक है, क्या वृक्ष गुणनखंड कर रहा हूँ। अभी कैसे होता है देखो, 32 को हम फिर से करेंगे, कट करेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा? ये 16 बार गया। फिर इसको हम 16 को किससे कट करेंगे? 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। फिर 2 से कितनी बार में? 4 टाइम में। फिर 2 से कितनी बार में? 2 टाइम में। फिर 2 से 1 टाइम। ये जो पूरी एक हमने एक चैन बना ली, श्रृंखला बना ली, इसी को हम कहते हैं वृक्ष गुणनखंड। ये सेम टू सेम आपके अभाज्य गुणनखंड की तरह से ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये क्या होता है, इसका बनावट यानी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, रहता पूरी उसी तरीके से। देखो कैसे इसमें 32 था यानी 32 था, जो 2 से काटा गया तो इधर भी हमने 2 से ही काटा। कितना आया? इधर 16 आया था तो इधर भी मैंने 16 लिख दिया। इधर 2 था, फिर 2 से काटा तो 8 बार में, फिर 2 से काटा तो 2 बार में, फिर 2 से काटा तो कितनी बार में? सॉरी 4 बार में, फिर 2 से काटा तो 2 बार में, 2 से काटा फिर से 1 बार में। मतलब ये कंप्लीट है टोटल। तो ये था हमारा वृक्ष गुणनखंड। अब जब अभाज्य गुणनखंड हम सीखे थे लगाना, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिखाई गई थी। क्या? एलसीएम और एचसीएफ, ये दो चीज़ आपको निकालना सिखाया गया था। ठीक है, तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानते ही होंगे शायद, और नहीं जानते होंगे तो अभी सीख जाएंगे। जैसे देखो सिंपल है। जैसे मान लो कि मेरे पास अगर होता है कि 32 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, दोनों अलग अलग निकालो। ठीक है, 32 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। या इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। छोटा क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 और 8, एक छोटा और ले लिया हमने। ठीक है ना, 6 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, सिंपल है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 6 और 8 का वृक्ष गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 6 का जब हम वृक्ष गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा देखो, 2 से काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में। फिर 3 से काटेंगे 1 बार, मतलब गुणनखंड हुआ कितना आया? 2 और 3 आया। 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा देखो ज़रा, 2 से कितनी बार में? 4 टाइम में। फिर 4 को कितने टाइम में? 2 टाइम में। फिर 2 को 1 बार में। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 का गुणनखंड हो गया। और जो 6 का था वो 2 गुणे 3 था। ठीक है, तो हमने कहा अब इसका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे 6, 8 का एलसीएम बराबर। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कम से कम जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको लिखना है, साथ में सारे गुणनखंडों को और लिख देना है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है। तो जब दोनों में कॉमन है तो उसको हम एक जगह लिखेंगे। ठीक है, गुणे। और जो बाकी लोग को देख रहे हैं वो कॉमन नहीं है, तो ये कितना है? 2 गुणे 2 और गुणे 3, 3 लोग इसमें से एक्स्ट्रा हो रहा है जो कॉमन किसी में नहीं है। देखो दोनों में केवल 2 मिला था, तो हमने कहा ठीक है भाई, तो 2 बार 2 हो गया और 1 बार 3 हो गया। ये टोटल थे संख्या। एक कॉमन वाली संख्या होगी, 2 एक्स्ट्रा वाली संख्या होगी, और ये 3 हो गई। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 2 दुना 4, दुना 8 त्रिक 24, यानी जो हमारा एलसीएम आया वो कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, अब अगर बात कर लें एचसीएफ की कितनी होती है, तो यहाँ लिखेंगे 6, 8 का HCF। ये कैसे निकालेंगे? अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या है? जो गुणनखंड है सबसे ज़्यादा
कॉमन गुणनखंड जो भी होंगे वही हमारे क्या होंगे, HCF होंगे। तो अभी यहाँ पे हमने जब देखा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, ओनली 2 मिल रहा था, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। तो इसलिए इसका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। ये था नॉर्मल सा प्रोसेस, मतलब किसी भी संख्या का HCF और LCM निकालने का। सिंपल ऐसे आप कर सकते हो। जैसे अगर आप फिर से मान लो कोई और संख्या हो हमारे पास, वो कौन सी हो, मेरे पास मान लो 8 और 12 का हो गया। छोटी छोटी संख्या ले रहा हूँ, समझाने के लिए आसान होता है। तो 8 और 12 का अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखो मिला आपके पास 8 का करेंगे गुणनखंड, तो मैं अभी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको वृक्ष गुणनखंड कर लेना। 8 का मैंने किया ही रखा है, पहले से कर रखा है, तो मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 से 4 बार में, फिर 2 से कितनी बार में, 2 बार में, फिर 2 से कितनी बार में, 1 बार में। और ये 12 है, 12 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, 2 दूना 4, 3 12, 2 दूना 4 दूना 8। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 8, 12 का LCM, ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1 थी 2 हो गया, और 2 थी 2 कॉमन हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2। और जो नहीं कॉमन है वो क्या है, 2, यहाँ पे गुणे, और गुणे कितना, 3। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन नहीं है। ये सारी चीज़ें मिला के क्या हो गई, LCM हो गई। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूना 8 3 24। इसका भी LCM क्या आएगा, 24 आएगा। लेकिन जो HCF है वो क्या होगा, HCF कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 2 और 2, यानी 2 गुणे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 गुणे 2, कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। यानी कि अगर जब HCF निकालना है तो ये मतलब दो संख्याओं का HCF निकालना है तो कॉमन वाली चीज़ें खाली ढूंढनी, कौन सी, उभयनिष्ठ, कौन सी, उभयनिष्ठ संख्या, सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये क्या होता है, HCF होता है। यानी कोई भी अगर आपको HCF निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना होगा। और जब LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड के साथ बाकी सारे गुणनखंड जो उभयनिष्ठ नहीं है, या मतलब और भी जो गुणनखंड बचते हों सारे, ठीक है ना, सारे के सारे, सभी प्लस सभी उभयनिष्ठ ना होने वाले गुणनखंड जो भी हैं उनको भी हम साथ में गुणा करेंगे। ठीक है, सबका गुणनफल, सबका गुणनफल। ठीक, ये था हमारा HCF और LCM निकालने का तरीका। ठीक, लेकिन अब एक फार्मूला भी आपके पास है, पहली संख्या जैसे इसको चेक करने का कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया कि अब देखो पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या और बराबर में LCM और गुणे HCF। ठीक है, अब देखना ये फार्मूला है। ठीक, अब इस फार्मूले पे आपको सवाल लगाना था। कैसे, जो मैंने ये सवाल लगाया आपके 8 और 12 के सवाल मैंने लगाए हैं वो क्या इस पे सही जा रहे हैं, देखो चेक कर लो। ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी पहली संख्या कितनी है, 8 है, गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 12 है, और दोनों का LCM कितना आया है, 24 आया है। कितना आया है, 24। और HCF कितना आया है, 4 आया है। तो हम निकाल लेते हैं। तो इसका हम गुणा करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 12 8 96, और बराबर में 24 चौके 96, ये भी 96 हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन मैंने इधर जो दिया था उसका क्या था, 6,8। तो अगर देखी जाए पहली संख्या 6 थी, दूसरी संख्या कितनी थी, 8 थी, बराबर में LCM जो इसका आया था, इसका 24 LCM आया था, और HCF कितना आया था, 2 आया था। तो हम इसके मल्टीप्लाई करके देखे थे, 6 8 48 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 दुनाई 48, ये भी हो गया। इसका मतलब जो ये फार्मूला हमने लिखा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर में LCM गुणे HCF, ये एक फार्मूला है हमारे पास। इसमें से अगर बाई चांस मान लो 3 चीज़ आपको पता हो, पहली संख्या दूसरी संख्या और LCM पता हो, तो आप HCF निकाल सकते हो इस फार्मूले से। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि निकालना हो, कैसे निकालोगे, कोई संख्या है जिसका नाम है क्या, 8 और 2, क्या नाम है, कोई संख्या 8 और कामा, मतलब कोई दो संख्याएं 8 और 12 हैं, और इसका ये जो LCM है, LCM कितना हो गया इसका, 24 हो गया। तो हमको HCF बताना था, HCF बताना है, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क करके। तो आप इस फार्मूले पे रखोगे। फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 8 गुणे 12, और बराबर LCM कितना है, 24 है। और HCF नहीं पता तो उसको x बना लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 24 नीचे आएगा। तो ये कितना हो गया, 8 गुणे 12 और बटे में 24,
बराबर किसके, x के। इसको कट करेंगे, 12 दूना 24 और ये 2 से कटा तो कितनी बार में, 8 बार में, सॉरी 4 बार में। तो ये कितना हो गया, 4 बराबर x के। ठीक है, यानी x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, x बराबर 4 आया। तो मैं इधर देखूंगा, जो आपको मैं इधर करके दिखाया था, जो उसका HCF आया था वो कितना आया था, 4 ही तो आया था उसका HCF, देख लो। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।